नमस्कार, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए नव यथार्थवाद के अंतर्गत जॉन मियर सेमर के योगदान पर बातचीत करेंगे। आप में से जो विद्यार्थी या मित्र सीधे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए यह उचित होगा कि पहले वे मार्गेंथ्यू के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है या जो वीडियो मैंने केनेथ वाल्ज के ऊपर बनाया है उसको एक बार देख लें, सुन लें। इससे फायदा यह होगा कि हम जॉन मियर सेमर को तब ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जॉन मियर सेमर को स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत, हिंदी में इसे हम कहें नव यथार्थवाद के अंतर्गत, नियो रियलिज्म के अंतर्गत एक ऑफेंसिव रियलिस्ट की तरह देखा जाता है। मतलब यह एक आक्रामक यथार्थवादी है और यह केनेथ वाल्ज का जो डिफेंसिव रियलिज्म है, सुरक्षात्मक यथार्थवाद है, उससे कुछ भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं। केनेथ वाल्ज के दृष्टिकोण में और जॉन मियर सेमर के दृष्टिकोण में जो अंतर आया है उसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण तो यह है कि जहां पर केनेथ वाल्ज नव यथार्थवाद को द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अध्ययन के लिए शीत युद्ध के दरमियान दुनिया जैसी थी उसके अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण टूल मानते थे, वहीं पर जॉन मियर सेमर जो नव यथार्थवाद है उसको शीत युद्ध के समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए भी उपयुक्त बताते हैं और जो पोस्ट कोल्ड वार पीरियड है, जो शीत युद्धोत्तर विश्व है, उसको समझने के लिए भी एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जॉन मियर सेमर ने तब लिखना आरंभ किया जब लगभग शीत युद्ध के अवसान के समय नजदीक आते जा रहे थे और शीत युद्ध का अवसान हो गया था। अब चूंकि केनेथ वाल्ज ने यह प्रतिपादित किया था कि उनकी थ्योरी के माध्यम से द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को, बाइपोलर वर्ल्ड को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, और चूंकि हम यह देख रहे हैं कि शीत युद्ध के समापन के पश्चात दुनिया बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रही थी, इस लिहाज से यह जरूरी था समझना उन चीजों को कि वैसे कौन से तत्व हैं नव यथार्थवाद के अंतर्गत जो नव यथार्थवाद को केनेथ वाल्ज ने जो सीमाएं लगाई थीं उससे आगे जाकर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का भी अध्ययन कर सकता है। और इस लिहाज से जब हम मियर सेमर की रचनाओं को देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने उनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं का संदर्भ आता है। मैं यदि एक एक करके उनको बताने की कोशिश करूं तो देखिए कि 1993 ईस्वी में, मतलब कि यह शीत युद्ध के समाप्ति के 3 साल के बाद की घटना है, और तब वो लिख रहे हैं बैक टू द फ्यूचर: इंस्टेबिलिटी इन यूरोप आफ्टर द कोल्ड वार। यह जो उन्होंने लिखा, इसी लेख से उनका जो रुझान है आक्रामक यथार्थवाद वाला, वह प्रकट होने लगा था। और इस लेख को लिखने के 2 साल के बाद उन्होंने फिर से एक लेख लिखा और उसकी टाइटल थी अ रियलिस्ट रिप्लाई। और इसी साल फिर उन्होंने एक और लेख लिखा, उसका नाम था द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहां तक आते आते जॉन मियर सेमर के आक्रामक यथार्थवाद का रुख स्पष्ट होने लग गया था, किंतु जो उन्होंने 2001 में एक और उनकी रचना सामने आई, द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, यहाँ पर आते आते उनके लेखन
की एक यात्रा पूरी हो जाती है और ये सभी लेखन में वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो शीत युद्ध के बाद एक नई दुनिया बन रही है, जो बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, उसमें राष्ट्र आक्रामकता का परिचय देंगे। ये आक्रामकता का परिचय क्यों देंगे, इसका जब उत्तर खोजने की कोशिश जॉन मेयर सिमर करते हैं, तब भी यह उन्हें एक ऐसा एंगल प्रदान करता है जो उन्हें केनेथ वॉल्ड से अलग लेकर चला जाता है। केनेथ वॉल्ड ने कहा था कि एक द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में जो नेशन स्टेट हैं, वे पावर मैक्सिमाइजेशन गोल की जगह पे बैलेंस ऑफ पावर की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। मतलब वह शक्ति में असीमित वृद्धि करने के बजाय शक्ति संतुलन की नीति का अनुसरण करते हैं। लेकिन जब यह बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो गया, तब क्या राष्ट्र ऐसा ही करते रहेंगे? जॉन मेयर सिमर ने उसका उत्तर दिया और कहा कि नहीं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में राष्ट्र यदि सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर की नीति पर चलेंगे तभी उनका भला हो सकता है। यदि वो बैलेंस ऑफ पावर की नीति का पालन करना चाहें तो उनके सामने दो तरह की दिक्कत आएगी। एक दिक्कत तो ये आएगी कि इस दुनिया में उन्हें यह पता नहीं होगा कि वे किसके सापेक्ष शक्ति संतुलन के लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी एक चीज उन्होंने और बताई कि जो पावर मैक्सिमाइजेशन का यह लक्ष्य है राष्ट्रों के सामने, उसमें यह संभव नहीं है कि प्रत्येक राष्ट्र ग्लोबल डोमिनेंस हासिल कर ले, मतलब उसका एक वैश्विक वर्चस्व कायम हो जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने बताया कि ऐसी अवस्था में राष्ट्र रीजनल हेजोमनी चाहते हैं, मतलब वह क्षेत्रीय आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। मेयर सिमर के इस तर्क को देखिए तो दक्षिण एशिया में भारत के द्वारा, दक्षिण एशिया में ही चीन के द्वारा, और फिर रसिया के संदर्भ में देखें तो वह पूर्वी यूरोप में, यूरोप के देशों को देखें तो पश्चिमी यूरोप में, और यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सब जो हैं वह रीजनल हेजोमनी एस्टेब्लिश करने की कोशिश में लगे हुए हैं। रीजनल हेजोमनी एस्टेब्लिश करने के तरीके जरूर बदले। शीत युद्ध के समय में यह जो हेजोमनी थी वह मिलिट्री वॉरफेयर के टेक्नोलॉजी को हासिल करके की जाती थी, लेकिन शीत युद्ध के समाप्ति के बाद का जो समय है उसमें रीजनल हेजोमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए और वहां पर भी राष्ट्र भागीदारी करते हैं और अपने वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो चूंकि ग्लोबल हेजोमनी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए रीजनल हेजोमनी का लक्ष्य राष्ट्र अपने सामने रखते हैं और इसी लिहाज से वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भाग लेते हैं। यह बात जॉन मेयर सिमर कह रहे थे। यहां पर जॉन मेयर सिमर के ऊपर एक आक्षेप लगाया जाता है कि जिन चीजों को जॉन मेयर सिमर कह रहे हैं कि राष्ट्र रीजनल हेजोमनी स्थापित करने का प्रयास करते हैं, क्यों ना उन्हें लिबरल एंगल से देखा जाए और यह कहा जाए कि यह सब एक तरीके के इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ ये एक टेक्नोलॉजिकल इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है और इसकी वजह से शीत युद्ध के बाद जो एक नई दुनिया बनी है, ग्लोबलाइजेशन जिसमें आया है, उसमें राष्ट्र एक दूसरे पर ज़्यादा निर्भर करेंगे। इससे दुनिया में शांति स्थापित होगा, विकास के नए अध्याय लिखे जाएंगे। लेकिन इन आक्षेपों का मेयर सिमर उत्तर देते हैं और कहते हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी
या बाइपोलर वर्ल्ड के समाप्ति के बाद भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य चरित्र है वह बदला नहीं है। और वह मुख्य चरित्र क्या है? तो वह मुख्य चरित्र है कि यह एनार्किक है, यह अराजक है। तो जो अराजक चरित्र है अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का, उसके मूल चरित्र में बदलाव नहीं आया है। और मूल चरित्र में जब बदलाव नहीं आया है तब राष्ट्रों के पास अपनी शक्ति में अभिवृद्धि के अलावा उनकी सुरक्षा की कोई दूसरी गारंटी नहीं है। और इसीलिए राष्ट्रों का प्रयास अब बैलेंस ऑफ पावर के बजाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर होगा। यह स्थापना जॉन मियर सिमर करते हैं और उन आक्षेपों का जवाब देते हैं जो आक्षेप उनके ऊपर लगाए गए थे। मियर सिमर के ऊपर एक और आक्षेप लगाया जाता है और ये भी केनेथ वाल्ज का एंगल जो विचारक लेते हैं उनकी ओर से ही आता है। और यह जो आक्षेप है वह जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है उनकी भूमिकाओं की ओर से आता है। और कहा यह जाता है कि क्या जो अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं वे जिस प्रकार की नीतियां बनाते हैं, वे जिस प्रकार का दबाव उत्पन्न कर पाते हैं, या वे जिस तरह का सहयोग देते हैं राष्ट्रों को, उसके माध्यम से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मूल चरित्र में बदलाव नहीं होगा। इसका उत्तर देते हुए जॉन मियर सिमर कहते हैं कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मूल चरित्र में बदलाव नहीं आया है, इसकी वजह से यह जो एक नई व्यवस्था उत्पन्न हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड उत्पन्न हो रहा है, उसमें भी राज्यों की भूमिका बदली नहीं है। पहले भी राज्य सिक्योरिटी एजेंसी थे और जो एक नई विश्व व्यवस्था दिख रही है उसमें भी राज्य सिक्योरिटी एजेंसी ही बने हुए हैं। और जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा, यूएन जैसी संस्थाओं के बारे में कहा कि यह मात्र डिबेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। मतलब इसमें आकर के राष्ट्रवाद विवाद करते हैं, लेकिन इस वाद विवाद का कोई ऐसा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है जो राज्य एक सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते हुए करना चाहता है, जिस तरीके के वह पावर मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव करना चाहता है, उसमें कोई बदलाव आ पाता हो। मतलब जॉन मियर सिमर यह कह रहे थे कि इन संस्थाओं में वाद विवाद होते हैं, कभी कभी नैतिक दबाव डालने की कोशिश की जाती है, लेकिन इन दबावों का स्वरूप बहुत कारगर नहीं होता है। जॉन मियर सिमर के आक्रामक यथार्थवाद को आक्रामक हम क्यों कहते हैं? यदि हम सिर्फ एक दो वाक्य में इसका उत्तर खोज लेना चाहें तो इसका उत्तर यह होता है कि वे केनेथ वाल्ज की तरह बैलेंस ऑफ पावर के लक्ष्य को प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं रहते हैं, या राष्ट्रों को सीमित रह जाना चाहिए ऐसा सुझाव नहीं देते हैं, बल्कि वे उनकी उस आक्रामकता को देखते हैं जहां पर वे मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर और रीजनल डोमिनेंस गेन करने का जो उनका एटीट्यूड है उसको भी देखते समझते हैं और देखे समझे जाने की आवश्यकता को पहचानते हैं। इसकी वजह से उनके यथार्थवाद को हम आक्रामक यथार्थवाद कहा करते हैं। चीन के संदर्भ में भी उन्होंने कुछ ऐसी नीतियों का जिक्र किया जो उस समय जो एक प्रभावी धारा चल रही थी लिबरलिज्म की, उसके खिलाफ जाती है। पश्चिम के मुल्क और यहाँ तक कि हमारा जो भारतीय नेतृत्व है वह भी यह मानता था कि चीन के साथ यदि हमारे ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप होते हैं तो इससे हमारे बीच की जो तलखी है, हमारे बीच का जो तनाव है वो दूर होंगे, और उन तनावों में वह तनाव भी शामिल है जो सीमा विवाद को लेकर के है। लेकिन अमेरिका को सलाह दिया करते थे अक्सर
जॉन मियर सेमर कि चीन के साथ यदि हम व्यापारिक संबंधों को बढ़ाते हैं और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाते हैं तो इसकी वजह से चीन की विस्तारवादी नीति का हम समर्थन ही करेंगे। इसीलिए चीन के साथ व्यापारिक संबंध और दूसरे तरह के जो राजनीतिक संबंध हैं उनको बनाने से पहले अमेरिकी नेतृत्व को सचेत रहना चाहिए। ठीक है कि उस वक्त जॉन मियर सेमर की इस चेतावनी पर पश्चिमी मुल्कों ने ध्यान नहीं दिया और इसका प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका के ट्रेड रिलेशन दुनिया भर के देशों के साथ बहुत बढ़े और इसकी वजह से वह एक आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होते हुए उसने जो अमेरिका की एक तरीके की सैन्य हेजोमनी थी, जो मतलब मिलिट्री हेजोमनी थी, या रसिया की जो मिलिट्री हेजोमनी थी, यूरोप की थी, उसने उन क्षेत्रों में भी प्रगति की और उन्हें भी चुनौती देना शुरू किया। हम देखते हैं कि कम से कम ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद, जब ट्रंप प्रशासन में आया तो उसने मियर सेमर की आवाज को पहचानने की कोशिश की। मियर सेमर के सुझाव को तरजीह देने की शुरुआत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यह इतना देर हो चुका था कि दुनिया के बाजार पर चीन का एक तरीके से बड़े बाजार पर चीन का कब्जा था और दुनिया के राष्ट्र, चाहे वह दक्षिण एशिया को हों, सुदूरवर्ती जो एशियाई क्षेत्र हैं वहाँ के हों, यूरोप के हों या अमेरिका के हों, उनके लिए यह संभव नहीं था कि अचानक से उस ट्रेड रिलेशनशिप में एक ऐसा गैप क्रिएट कर ले जिससे चीन को तो नुकसान हो लेकिन उनको नुकसान न हो। यह संभव नहीं था और इसकी वजह से चीन एक राइजिंग पावर के रूप में या एक कहिए राइवल पावर के रूप में दुनिया में स्थापित हो गया। ये तो थी चीन के संदर्भ में जॉन मियर सेमर की बात। एक इसी तरह का सुझाव वे इजराइल को लेकर के भी अमेरिकी विदेश नीति को देते हैं। वो हमेशा कहते रहे हैं कि इजराइल के साथ जो अमेरिका का संबंध विकसित होता जा रहा है उसमें अमेरिका एक ट्रैप में, एक उलझाव में पड़ता जा रहा है, खास करके जो उसकी मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है उसको लेकर के। और इसीलिए वो कहते हैं कि जब अमेरिका को इजराइल के साथ अपने संबंधों को देखना है तो उसे यह भी देखना होगा कि इजराइल के साथ संबंधों को अमेरिका कौन सी दूसरी कीमत चुका करके प्राप्त कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल का प्रभाव अमेरिकी विदेश नीति में बढ़ता जा रहा है और यह एक ऐसा प्रभाव होगा जो जा करके अमेरिका को कई बार स्वतंत्र विदेश नीति निर्माण का जो अधिकार होता है उसको भी कहीं प्रभावित न करने लग जाए। और धीरे धीरे यदि इजराइल की ऐसी स्थिति बढ़ती जाती है तो यह खुद अमेरिका की स्थिति को कमजोर करेगा। ये जो सुझाव दिया करते थे जॉन मियर सेमर अमेरिका को, अमेरिकी नेतृत्व में, अमेरिकी विदेश विभाग में इन चीजों को लेकर के हलचल तो होती है, लेकिन ऐसी हलचलों ने अभी कोई ऐसा रुख अख्तियार नहीं किया है जहां पर हमको यह दिखाई पड़े कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने इजराइल का जो उसका विकल्प है उस विकल्प के अतिरिक्त अन्य दूसरे विकल्पों को तलाशना शुरू किया हो। ये जॉन मियर सेमर इजराइल और अमेरिका के संदर्भ में जो बात करते हैं वहां एक महत्वपूर्ण बात आती है। जॉन मियर सेमर का जो आक्रामक यथार्थवाद है, उस आक्रामक यथार्थवाद में जब यह बात आती है कि राष्ट्रों को
बैलेंस ऑफ पावर के बजाय मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के लक्ष्य में जाना चाहिए या जाते हैं। तो इसके पीछे जो उनके तर्क हैं वह तर्क मात्र 1990 में जो एक घटना घटी, सोवियत संघ का पराभव, वही एक महत्वपूर्ण कारक नहीं था, बल्कि 1990 के बाद दुनिया में जो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण होने लग गया, यह भी उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। इन दोनों चीजों को यहां समझने की जरूरत है। दोनों चीजों को समझने के लिए हमें देखना होगा कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर का एक एंगल बाइपोलर वर्ल्ड में मिलिट्री पावर का होता था, और शीत युद्ध के बाद एक दूसरा एंगल जो इसमें आता है वह इकोनॉमिक पावर का होता है। यदि हम इसमें से किसी एक एंगल को छोड़ देते हैं तब हम जॉन मियर सेमर के पूरे विचारों को नहीं समझ पाएंगे। हम यदि शीत युद्ध के बाद की दुनिया को देखना चाहते हैं नव यथार्थवाद के माध्यम से, आक्रामक यथार्थवाद के माध्यम से, तब हमें यह देखना होगा कि आज के समय में दुनिया के अलग अलग राष्ट्र यदि अपने को सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करने का उतना प्रयास नहीं कर रहे हैं, फिर भी वे अपने को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रहे होते हैं। और जब ऐसा वो कर रहे होते हैं तब वो बैलेंस ऑफ पावर के प्रयास में नहीं लगे होते हैं, बल्कि वे मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर के प्रयास में लगे होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शीत युद्ध की दुनिया में जो मिलिट्री पावर है, जो डिफेंस सेक्टर है, उसको मजबूत करके जब राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाना चाह रहे हैं तो ऐसा वे उनके सामने कोई शत्रु है इसकी वजह से करना चाह रहे हैं। और यहां पर शत्रु की स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। स्पष्ट पहचान बाइपोलर वर्ल्ड में होगा, ये बात केनेथ वॉल्ज कह रहे थे। लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में शक्ति की परिभाषा में जो अंतर आया, आर्थिक शक्ति के रूप में जो आगे चल करके शक्ति को अधिक तरजीह दी जाने लगी, तो यह एक शक्ति का ऐसा आयाम आया था जहां पर राष्ट्र अपनी आर्थिक शक्ति में वृद्धि सिर्फ शक्ति संतुलन के लिए नहीं चाहते हैं, बल्कि अपने शक्ति में असीमित वृद्धि करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि विकास की कोई सीमा नहीं है, और जब विकास की कोई सीमा नहीं है तो हमारे सामने विकास का मापदंड लेकर कोई राष्ट्र खड़ा है या नहीं खड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हम अधिक से अधिक विकसित होते रहें। इस लिहाज से भी हमको जॉन मियर सेमर के आक्रामक यथार्थवाद को समझने की जरूरत होती है। अब हमारे पास दो मॉडल हैं। एक बार मैंने केनेथ वॉल्ज के मॉडल की चर्चा किया, और आज अभी हम लोग बात कर रहे हैं मियर सेमर के मॉडल की। ऐसे में यदि यह सवाल किया जाए कि आज की दुनिया को हम इन दोनों दृष्टिकोणों में से किस दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें और कौन अधिक बेहतर होगा, तो इस प्रश्न के संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि दोनों ही दृष्टिकोण का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी अध्येता को, लेखक को, विद्यार्थी को केनेथ वॉल्ज और जॉन मियर सेमर के दोनों ही जो अप्रोच हैं उनका अध्ययन करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब यदि जो वर्तमान समय में, आज के समय में दुनिया में जो एक बड़ी घटना घट रही है, जो रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद है, उस संदर्भ में यदि हम ये दोनों जो थ्योरीज हैं उनको उस नजरिए से देखना चाहें तो हम कैसे देखते हैं?
यहां पर हमें यह समझने की जरूरत है कि रूस जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे कई बात कही जाती है। कहा जाता है कि पुतिन जो है फांसीवादी रवैये का परिचय दे रहे हैं। हालांकि किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण करना यह एक फांसीवादी रुख ही है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि यहां पर जो पावर मैक्सिमाइजेशन का प्रयास कर रहे हैं पुतिन, उसको हम क्या सिर्फ यह मान लें कि यह पुतिन के तानाशाही रवैये से उत्पन्न हुई चीज है, या फिर हम यह देखें कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में जो बदलाव आया है उस बदलाव ने इसको प्रेरित किया है। तो दो चीजों की ओर, दो तथ्यों की ओर हमारा ध्यान जाता है। पहला तो यह कि जिस नाटो का जन्म सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा संगठन के रूप में हुआ था, जिसमें शुरू में 12 राष्ट्र थे, वो धीरे धीरे बढ़ते अब 30 राष्ट्र तक पहुंच गए हैं। और 1992 ईस्वी से ही, मतलब शीत युद्ध के अवसान के बाद से ही यूक्रेन का यह नजरिया था कि वह नाटो का सदस्य बने। कई बार इस तरह के वहां प्रस्ताव आए। हालांकि वहां एक ऐसा गुट भी रहा है जो अपने आप को नॉन अलाइंड स्टेटस में रखना चाहता है। पर जो वर्तमान का नेतृत्व है वह जब नाटो के साथ जाने के लिए पहल करता है तो इससे पुतिन के माथे पर बल पड़ जाते हैं। ऐसा इसलिए कि फिर नाटो बिल्कुल रूस के दरवाजे तक आ जाता है। दोनों के बीच में जो पुरानी तल्खी थी वह खत्म नहीं हुई है। दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न, एक तरफ गुट और दूसरी तरफ राष्ट्र है, और दोनों के पास ही इतनी सैन्य क्षमता है कि इस तरह की दुनिया को वे कई बार नष्ट कर सकते हैं। तो आखिर नाटो इस तरह का विस्तार चाहता क्यों है? जब आप इसको नाटो के एंगल से ही देखेंगे, मतलब नाटो को नाटो की आइडियोलॉजी से देखेंगे, तब हमारे पास उत्तर यह होगा कि 9/11 के बाद ग्लोबल वार अगेंस्ट टेररिज्म का जो नया नारा आया, उस नारे के तहत नाटो के विस्तार की बातचीत की जाने लगी। लेकिन नाटो का यह जो विस्तार है वह दुनिया के आर्थिक संसाधनों पर दबदबा कायम करने के लिए भी है। आपको पता है कि रूस जो है वह पेट्रोलियम प्रोडक्ट और जो नेचुरल गैस है उसका एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो इन संसाधनों का आगे चल करके रूस जिस तरीके से इस्तेमाल करेगा, इससे जो यूरोप के मार्केट पर असर पड़ेगा, जो एनर्जी पॉलिटिक्स रूस के ओर से की जा सकती है, इन सब चीजों को लेकर के नाटो के इस विस्तार को हमें देखना चाहिए, जहां वह यूक्रेन तक आता हुआ दिखता है। और जब हम इस एंगल से देखते हैं तो यहां पर हमको जो केनेथ वॉल्ज का मॉडल था, जो बाइपोलर वर्ल्ड में एप्लीकेबल था, जहां पर राष्ट्र बैलेंस ऑफ पावर चाहते थे, उसकी बजाय हमको यह दिखेगा कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में जो नेशंस हैं वह मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर चाहते हैं। रूस भी ऐसा चाहता है, नाटो भी ऐसा चाहते हैं, और यूक्रेन में मतलब यूक्रेन भी ऐसा चाहता है, जेलेंस्की भी ऐसा चाहते हैं। जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि वे अपने लक्ष्य का संधान नाटो के साथ मिल करके कर सकते हैं, और पुतिन को ऐसा लगता है कि
उनके जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ पावर का गोल है, मतलब जो आक्रामक यथार्थवाद है, उसके अंतर्गत उसमें एक रोड़ा बन करके, बाधा बन करके यूक्रेन खड़ा हो रहा है और उसकी वजह से ये तनाव उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यह जो एंगल है समझने का, इस एंगल के अलावा भी इस समस्या को समझने के दूसरे एंगल हैं और उसमें हम अलेक्जेंडर वेंट के रचनावाद का भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वह आज हमारे चर्चा का विषय नहीं है, हमने अभी रचनावाद पर चर्चा नहीं किया है, इसलिए हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। यदि हम यहाँ फिर से रुकना चाहें कि हम यदि अलेक्जेंडर वेंट के मॉडल से देखने की कोशिश करें रूस और यूक्रेन के बीच का जो विवाद है, तो उसमें समस्या क्या है? उसमें दो तरह की समस्या है। एक समस्या तो यह है कि आज की दुनिया बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है। बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है और चूंकि खुद केनेथ वॉल्ज कह रहे हैं कि बाइपोलर वर्ल्ड की स्टडी के लिए ये अप्रोच ज़्यादा सही है, तो एक तो बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है। बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है इसी वजह से देखिए कि रूस को भी दूसरी ओर से अपेक्षाएं हैं और उधर यूक्रेन को भी दूसरी ओर से अपेक्षाएं हैं, चाहे वह चीन हो चाहे वह भारत हो। ये अलग बात है कि चीन या भारत इसमें अभी कोई ऐसा योगदान दे पाने की स्थिति में नहीं है जो शांति के अतिरिक्त कोई दूसरा मॉडल हो, जो शांति के अलावा, सुलह वार्ता के अलावा कोई योगदान हो। तो एक तो बाइपोलर वर्ल्ड है, फिर भी वो प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे गुट से हमको सहयोग मिल जाए, और वो दूसरे गुट अभी इतने शक्तिशाली हैं नहीं कि इसमें डायरेक्ट कोई मिलिट्री इंटरवेंशन कर सके। पर वो इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, चाहे वह सहयोग के रूप में हो चाहे प्रतिबंध के रूप में हो, तो वह जो आर्थिक पक्ष है, शक्ति का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसी के जरिए ऐसा कर सकते हैं। और इसीलिए देखिए कि जब ये संघर्ष की शुरुआत हुई तो चीन ने साफ साफ कहा कि वह रूस की जो गतिविधि है उसको वह इन्वेजन मानने से इनकार करता है, पुतिन को इन्वेडर मानने से इनकार करता है। ऐसा चीन इसलिए कह रहा है क्योंकि चीन को यह दिख रहा है कि इस युद्ध के बाद इसके परिणाम चाहे जो भी हों, रसिया की भी आर्थिक शक्ति कमजोर होगी, उसके जो मिलिट्री सेक्टर है उसमें भी कुछ कमी आएगी, और ऐसा ही यूक्रेन के साथ भी होगा। और इसको एक अवसर के रूप में चीन तलाश रहा है ताकि उसे रूस के बाजार में पहुंचने का एक मौका मिले। इसकी वजह से उसने एक ऐसा एंगल लिया और इसको आक्रमण मानने से इनकार कर दिया। यह अलग बात है कि जब सुरक्षा परिषद में वोटिंग हुई तो उस वोटिंग में चीन ने भाग नहीं लिया। भारत की ओर से यदि इसको देखने की कोशिश करें तो भारत ने सुरक्षा परिषद में वोटिंग नहीं किया और एक तरीके से इसने शांति के द्वारा, वही पुरानी अपनी गुटनिरपेक्ष नीति के द्वारा इस समस्या का हल कर लिया जाए, इसकी ओर जो कुछ था, जो कह सकता था, वह तार्किक रूप से कहा गया। कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कोई भी घटना होती है उसको हम किसी एक ही एंगल से नहीं समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए हमारे पास कई एंगल होते हैं और
जो आज की घटना है या ऐसी ही कोई दूसरी घटना है, उसको समझते समय भी हमको और जो एंगल्स हैं उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।